गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया है क्योंकि ईटीएफ पे जब भी क्वेश्चन किया जाएगा तो इस तरीके का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। बहुत सारे वीडियोस हमने ऐसे देखे जो कॉन्ट्ररी टू ईटीएफ थे। कई लोगों का कहना है कि ईटीएफ में पैसा नहीं बनता। देखो, ये एक बहुत बड़ा ये उन लोगों की बहुत बड़ी एक चाल है। वो इन्वेस्टर्स को डाइवर्ट करना चाहते हैं। वो लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से उन इन्वेस्टर्स को बरगलाना चाहते हैं या उनको डाइवर्ट करना चाहते हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। वो उनको ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग में लाना चाहते हैं, डेली ट्रेडिंग में लाना चाहते हैं। इसीलिए वो लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड इज नॉट गुड, ईटीएफ इज नॉट गुड। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है उसको कहते हैं कि वो सही नहीं है। और जो इंट्राडे होता है, शॉर्टकट वे होते हैं, उसमें वो इन्वेस्टर्स का पैसा बर्बाद करवाना चाहते हैं। इसीलिए वो लोग इस तरीके की यूट्यूब चैनल बना बना के, वीडियोस बना बना के और इन्वेस्टर्स को भटकाने का काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि ईटीएफ सही है या नहीं है, इसके लिए आप खुद एनालिसिस कीजिए। अपने आप पर विश्वास रखिए कि क्या चीज़ सही है क्या नहीं है। देखो, ये एक डाटा साइंस है, ये एक डाटा का गेम है, इंफॉर्मेशन का गेम है। इसके अंदर जिसके पास जितनी अच्छी सटीक इंफॉर्मेशन और स्ट्रेटेजी है, वही स्टॉक मार्केट से पैसा बनाता है। और स्टॉक मार्केट से पैसा बनता है। आप किसी भी इंडेक्स फंड के अंदर चली जाइए और 10 साल पहले का आप देखिए कि उसकी वैल्यू क्या थी और आज क्या वैल्यू है। कोई भी इंडेक्स फंड इन्फ्लेशन से तेज भागता है। आप इस बात को समझ लीजिए कि इंडेक्स फंड इन्फ्लेशन से तेज भागता है। जब इंडेक्स इन्फ्लेशन से तेज भागता है तो ईटीएफ भी उसकी एक कॉपी कैट होती है इंडेक्स की। जैसे आईटी सेक्टर अगर है तो आईटी बीज उसको उसकी कॉपी कैट है। बैंक बीज बैंक निफ्टी की कॉपी कैट है, उसको फॉलो करती है। निफ्टी बीज निफ्टी 50 को फॉलो करती है। इसी तरीके से ईटीएफ सेक्टर के जो इंडेक्सेस होते हैं, इंडाइसेस होते हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो जब इंडेक्स की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज होती है, इसकी ग्रोथ आप देखेंगे कि किस तरीके की ग्रोथ है। आप हर किसी के चार्ट में जाइए और 5 इयर्स से 10 इयर्स पहले का आप देखिए कि लॉन्ग टर्म में कितनी ग्रोथ होती है। जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी इंडेक्स के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनके पास फंड मैनेजर्स होते हैं। वो लोग आप लोगों का फंड इकट्ठा करते हैं और उसके बाद उस फंड को इंडाइसिस में लगाते हैं, सेक्टर्स में लगाते हैं। जो हॉट सेक्टर्स होते हैं उनके अंदर पैसा लगाया जाता है। और पैसा लगाने के बाद वो इंडेक्स और ऊपर जाता है। तो कभी कभी जो इंडेक्स स्लो होते हैं, जब उनके अंदर एकदम से इंजेक्शन किया जाता है फंड्स का, तो वो इंडेक्स मूवमेंट करते हैं ऊपर की तरफ। तो देखो, जिस इंडेक्स के अंदर जितनी कैपिटल बढ़ता जाएगा तो उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। और आपको समझ में आना चाहिए, मोटी बात है, छोटी सी बात है कि महंगाई बढ़ेगी, घटेगी नहीं।
महंगाई बढ़ेगी घटेगी नहीं, यानी इन्फ्लेशन बढ़ेगा घटेगा नहीं। कभी घटते हुए देखा है आपने? कभी इन्फ्लेशन की कोई चीज़ सस्ती हो गई है या इन्फ्लेशन रेट कम हो गया है? इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा। हमारी सैलरीज, हमारा बिजनेस, हमारी सेविंग्स, ये सारी चीज़ें ये इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रही हैं। एक एवरेज अगर आदमी की बात की जाए, एवरेज पर्सन की बात की जाए, जो एवरेज सैलरी लेता है, वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकता ट्रेडिशनल तरीके से। कि वो सैलरी कमा रहा है, उसके बाद वो बैंक के अंदर सेव कर रहा है, 5% 10% जो भी सेव कर रहा है, तो वो इन्फ्लेशन को कभी भी बीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका जो सेविंग अकाउंट में जो पैसा है, बैंक कभी भी इन्फ्लेशन के रेट से ज़्यादा उसको कभी नहीं लेने देगा। इसका मतलब है कि उसको अमीर नहीं बनने देगा। वहाँ पर उसका पैसा बैंक यूटिलाइज करेगा, लेकिन वो जो पैसा है वो उसमें कोई भी इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होने वाली। अब आती है अब आता है म्यूचुअल फंड और ईटीएफ। इनका जो इनकी जो स्पीड है, वो स्पीड इन्फ्लेशन से ज़्यादा है। ठीक है, अगर इन्फ्लेशन की रेट अगर 10% है साल का, गवर्नमेंट रिकॉर्ड के हिसाब से हो सकता है कि 5% 7% हो, लेकिन ये 3% ज़्यादा ही है। 10% तक हो सकता है 11% भी हो, लेकिन 10% से कम बहुत मुश्किल है। इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है, घटा नहीं है। तो अगर आपकी सेविंग में अगर साल भर का 12% 15% से ज़्यादा अगर रिटर्न नहीं मिलता है, तो इसका मतलब है कि आप जो भी सेविंग कर रहे हैं, आपका पैसा गरीब हो रहा है, आपके पैसे की वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि वो इन्फ्लेशन से हार रहा है। तो अगर आप इन्फ्लेशन से जीतना चाहते हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट की तरफ आप देखिए कि कौन सा इन्वेस्टमेंट सबसे बेहतर है जो इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है। हम ये नहीं कहते कि आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करो या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो या कहीं भी इन्वेस्टमेंट करो। हम ये कहते हैं कि अगर आप प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आप सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि क्या मेरा फंड आने वाली इन्फ्लेशन को क्या बीट कर पाएगा। अगर बीट कर पाएगा तो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट सही है, अगर नहीं कर पाएगा तो सही नहीं है। हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये भी हमेशा समझना चाहिए कि अगर हम कहीं भी कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो क्या दो लेवल पे क्या वो हमें एप्रिसिएशन दे रहा है। एक, हमारी क्या रेगुलर इनकम पैदा कर रहा है। अगर हमने कहीं प्रॉपर्टी ली है या कहीं भी कोई भी इस तरीके का हमने एसेट लिया है, तो क्या वो हमें रेगुलर इनकम दे रहा है। यदि वो रेगुलर इनकम नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब है कि हमने अपने फंड को फिक्स कर दिया है, नॉन लिक्विडेट कर दिया हमने उसको। और अगर वो रेगुलर इनकम दे रहा है, तो इसका मतलब है कि उस रेगुलर इनकम से भी हम और इनकम जनरेट कर सकते हैं। सेकंड चीज ये है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो ये थी कि लिक्विडिटी इसके अंदर है या नहीं है। दूसरी चीज है, ये हमें इसकी वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है नहीं हो रही है फ्यूचर में। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी हमने ली है, तो उसमें लिक्विडिटी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में शायद जो प्रॉपर्टी आपने ली है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, तो एक एस्पेक्ट तो बहुत बढ़िया है इसका, दूसरा एस्पेक्ट इसका ठीक नहीं है। तो ईटीएफ के अंदर दोनों एस्पेक्ट क्या सही हैं? क्या ईटीएफ की वैल्यू आगे बढ़ेगी? क्या ईटीएफ लिक्विडिटी क्या ईटीएफ के अंदर सही है? आज अगर हम ईटीएफ को सेल करते हैं, तो कल क्या हम उस फंड को क्या हमारे अकाउंट में आ जाएगा जल्दी, और हम उसको किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? तो अगर ये क्वेश्चंस
हमारे दिमाग के अंदर आते हैं, और इसका अगर हमें जवाब मिलता है तो ये बिल्कुल सही है। क्योंकि अक्सर लोग ऐसी एसेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसके अंदर लिक्विडिटी नहीं होती है। जब लिक्विडिटी नहीं होती है तो उनके पास प्रॉपर्टी बहुत है, एसेट बहुत है, लेकिन वो पैसों पैसों के लिए मोहताज है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्टियां एकदम से नहीं बिकेंगी, उनके बायर ही नहीं है। जिस एसेट के एकदम से बायर नहीं मिलते, तो वो एसेट लेना भी खतरनाक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या ईटीएफ सही है? आइए चलते हैं एक बार हम चार्ट में। देखिए, बहुत लोग लोगों को बरगला रहे हैं, कह रहे हैं कि ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग बेटर है, डेली कमाना बेटर है, ये सब चीज़ें शॉर्टकट मेथड्स बेटर हैं। लेकिन आप ये समझिए कि बेटर क्या चीज़ है। बेटर है कि हमें एक अच्छा रिटर्न मिले। अगर हम एफडी से कंपेयर करेंगे तो हमारा जो रिटर्न है वो कम से कम साल भर का अगर 15% भी अगर हमें रिटर्न मिलता है हमारे पोर्टफोलियो से, तो ये बहुत ही बढ़िया है। तो हमारी जो एक्सपर्टीज है वो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, जो हमने सीखी है। उसी चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करके आप लोगों को बता रहे हैं। देखो, जो चीज़ हमें आती है वो चीज़ हम दूसरों को यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताते हैं। हालांकि हमारे सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं, लेकिन हम जो भी बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, वो प्रैक्टिकली बताएंगे कि प्रैक्टिकली ये चीज़ें वर्क कर रही हैं, ये प्रैक्टिकली वर्क नहीं कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे। आइए चलते हैं हम एक छोटे से जो हमारा पोर्टफोलियो है, देखिए 3 साढ़े 3 महीने में हमने इस पोर्टफोलियो को डेवलप किया। इस पोर्टफोलियो के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारे 22 इसके अंदर हमारे, हमने अब 24 ले लिए हैं, दो और हमने लिए हैं, तो टोटल हमारे पास 24 ईटीएफ हैं। 24 में से 22 गेनर्स हैं और दो लूजर्स हैं। ठीक है, गेनर्स में अगर हम चलेंगे तो गेनर में चलते हैं। देखिए, अगर हम इस ईटीएफ की बात करें अल्फा, तो इसमें इसका 14%, 14.5% का रिटर्न है। अगर हम ऑटो आई ईटीएफ में देखें तो इसका 16% का रिटर्न है। तो ऐसे करके हमारा 10% का रिटर्न है बीएफएसआई में। कंज्यूम बीज में 12% का रिटर्न है। उसके बाद है सीपीएससी ईटीएफ के अंदर 10% का रिटर्न है। उसके बाद डिवॉप बीज में 10%, 10.5% का रिटर्न है। गोल्ड केस में 3.5% का रिटर्न है। उसके बाद है HDFC स्मॉल 250, इसमें हमारा ऑलमोस्ट 11% का रिटर्न है। हेल्थ में 4.5% का, 4% के आसपास का रिटर्न है। इंफ्रा IETF में 6.5% के आसपास है। ITBs में 3% के आसपास है। मिड कैप के अंदर 14.5% है। MOM 30 IETF है, इसमें 12% के आसपास है। मोमेंटम में 10.5% के आसपास है। मोमेंटम में 15% के आसपास है। MON I 50 500 में 6.5% के आसपास है। निफ्टी क्वालिटी, इसमें एक ही हमने लिया है, इसकी लिक्विडिटी कम है क्योंकि इसमें वॉल्यूम बहुत कम है, इसलिए हमने सिर्फ एक क्वांटिटी इसके अंदर ली है। इसमें भी 13% का रिटर्न है। फार्मा बीज है, इसमें 2.5% का रिटर्न है। PSU बैंक बीज में लगभग 2.5% का रिटर्न है। उसके बाद है इसमें भी 2.5% के, टाटा गोल्ड में कम से कम 2.5% के आसपास रिटर्न है। टाटा सिल्वर में 15% का रिटर्न है। उसके बाद TNID ETF, इसके अंदर 6% के आसपास का रिटर्न है। तो आपने देखा होगा कि ETF के अंदर 2.5 से 3 महीने, 3 महीने के आसपास जो आपको रिटर्न मिला है वो 14% 10% एवरेज देखा जाए तो एवरेज 10% के आसपास का रिटर्न है। ठीक है,
10% के आसपास का रिटर्न है। क्या किसी एफडी के अंदर 3 साढ़े 3 महीने में 10% का क्या आपको रिटर्न मिल सकता है? क्या नहीं मिल सकता। दूसरी चीज, हमने जो पोर्टफोलियो तैयार किया है आज, जैसे मिड कैप, आप आज बिल्कुल नीचे चला गया था मिड कैप। आप देखेंगे कि आज का दिन है 20 जून 2024 को मिड कैप नीचे चला गया था। जब मिड कैप नीचे चला गया था, फिर भी हमारा इसके अंदर डेली जो PNL है वो 393, यानी कि 400 रुपये के आसपास, 0.22% का इसमें इसमें ग्रोथ मिली है हमें। ठीक है, इसकी ग्रोथ मिली है। जबकि मिड कैप जो है धराशायी हो गया था आज। तो अब ये देखिए कि जब मिड कैप नीचे गिर जाता है तो जो स्मॉल कैप है वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से जो तीनों कैप हैं, ये कभी स्मॉल कैप अच्छा अप्रिशिएशन देता है, कभी स्मॉल कैप देता है, तो कभी जो टॉप की जो कंपनियां होती हैं वो देती हैं, ब्लू चिप कंपनियां हैं वो देती हैं। तो इस तरीके से जो इंडेक्स है वो सेक्टर को ऊपर या नीचे की तरफ ले जाता है। तो अगर हमारा पोर्टफोलियो एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है तो हमें कभी भी नुकसान नहीं होता। आप देखेंगे कि हमें नुकसान नहीं है। ठीक है, ये आपके सामने एक प्रमाण है। ठीक है, आप देखेंगे ये आपके सामने, और आपके सामने ये दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो ये ETF का ही पोर्टफोलियो है, इसके अंदर कोई भी स्टॉक नहीं है। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप हमारे पोर्टफोलियो के अंदर चलेंगे तो यहाँ पर भी आपको ETF ही नजर आएंगे दूसरे पोर्टफोलियो के अंदर। अब आप देख रहे हैं, ये देख रहे होंगे आप कि इसमें ऑटो बीज है, CPSE है, फार्मा बीज है, PSU बैंक है, सिल्वर बीज है। तो ये भी हमारे ETFs हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है कि जब भी हमारा एक अच्छा ट्रेंड हमें बनता है तो उसके अंदर हम अच्छी क्वांटिटी उसके अंदर बाय करते हैं, और उसके बाद जो कुछ प्रॉफिट होता है उसको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद हम कहाँ इसको एम स्टॉक के अंदर, अपने एम स्टॉक के अंदर हम उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं, री इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा जो पोर्टफोलियो है, ये हमारा गुल्लक की तरह है। ये पोर्टफोलियो, इसको हम धीरे धीरे करके ग्रो करते हैं। तो अब ये बताइए कि क्या ETF सही नहीं है? आप एक पोर्टफोलियो के हिसाब से आप देखिए कि क्या सही नहीं है। देखो, जो लोग पोर्टफोलियो डेवलप नहीं करते हैं, एक सही पोर्टफोलियो वो डेवलप नहीं करते हैं, तो उनको ये नुकसान होता है। जो आड़ा तिरछा स्टॉक्स को खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, वो देखते हैं कि ये आज 5% बढ़ रहा है तो कल भी ये 5% बढ़ेगा, तो वो क्या करते हैं कि उस स्टॉक को खरीद लेते हैं। उसके बाद वो 40% नीचे गिर जाता है, खत्म कर देता है आपके फंड को। तो इसीलिए स्टॉक इज वेरी डेंजरस एंड ETF इज वेरी सेफ। ठीक है, इसीलिए ये वीडियो, ये दिखाना बहुत ज़रूरी था कि क्या ETF सही है। देखो, म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि एक फंड मैनेजर आपके फंड को इन्वेस्ट करता है जो आपने उसको दिया है। ठीक है, उस पे आपका कोई भी कंट्रोल नहीं होता। ETF के अंदर आपका कंट्रोल है। कभी भी आप बाय कर सकते हैं, कभी भी इसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, आप जिस तरीके से स्टॉक को आप बाय करते हैं, सेल करते हैं, होल्ड करते हैं, सारी चीजें इसके अंदर कर सकते हैं ETF के अंदर। लेकिन म्यूचुअल फंड में इस तरीके का नहीं होता। म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ज्यादा होता है। यानी कि जो फंड मैनेजर आपके फंड को मैनेज कर रहा है तो वो अरबों रुपए ले रहा है। ठीक है, वो खरबों रुपए मैनेज कर रहा है। आपने 500 रुपए की आपकी SIP कराई है, तो ऐसे करोड़ों लोग हैं जो 500 रुपए की SIP कराते हैं। तो वो जो 500 रुपए आप दे रहे हैं उसमें कमीशन भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, बिना कमीशन के कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं चलता। तो इसीलिए एक्सपेंस रेशो होता है उसके अंदर। जब आप म्यूचुअल फंड को एग्जिट करेंगे तो भी कुछ चार्जेस कटते हैं, अच्छे खासे चार्जेस कटते हैं। कई म्यूचुअल फंड उसको हिडन रखते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हो तो आप खुद प्रैक्टिस करके देख लीजिए।
लेकिन हम अभी तक हमने किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। अगर भविष्य में किसी म्यूचुअल फंड के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करने की आ, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा कि ये म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा हो सकता है, क्योंकि आई विल स्टडी द प्रैक्टिकल एंड देन ओनली आई कैन शेयर द ट्रू थिंग्स। जो सही चीज़ें हैं वही हमें शेयर करनी है। ठीक है, कोई भी गलत चीज़ या ये पैसों का मामला है भाई। ठीक है, अगर हम कोई भी चीज़ गलत चीज़ अगर गलत इंफॉर्मेशन अगर देते हैं तो उससे हमारा तो नुकसान होता ही है। अगर दूसरों का नुकसान होता है तो उससे हमारी रेपुटेशन खराब होती है। एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेनर, कोच, हमें सही इंफॉर्मेशन देनी चाहिए और प्रैक्टिकली हमें दिखाना चाहिए कि भाई ये चीज़ें हो रही हैं। इसीलिए हम एक छोटा सा पोर्टफोलियो आपके सामने शेयर करते रहते हैं, और उसके अंदर कभी 1,000 रुपये, कभी 2,000 रुपये, कभी 5,000 रुपये, ऐसे करके उसके अंदर इंसर्ट करते रहते हैं। ठीक है, उसके अंदर डिपॉजिट करते रहते हैं और वो फंड बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, धीरे धीरे करके बढ़ता रहता है। और जिस दिन ये 15 साल हो जाएगा तो आप देख लेना कि शायद ईटीएफ, आप ये जी ये जरूर कहेंगे कि हाँ, ईटीएफ सही है। तो ये तो भविष्य बताएगा कि ईटीएफ कैसा है, सही है, नहीं है। लेकिन हमारा जो करंट पोर्टफोलियो है वो आपको ये बता रहा है कि ईटीएफ सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक आवर वीडियो। थैंक यू।